वंदे मातरम मित्रों। आज है 19 मार्च 2023। आज के करंट अफेयर्स के विषय में हम पढ़ेंगे। पहला करंट अफेयर्स में ये प्रमुख खबर है कि प्रेसिडेंट्स कलर नाम का एक सम्मान है जो द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं, उन्होंने INS द्रोणाचार्य को दिया है। चूँकि हमारे भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले जो महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं उनका नाम है प्रतिभा पाटिल है और वो 12वें नंबर की थी। इसकी अगली खबर नेपाल से है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और इनका नाम है राम सहाय यादव। नेपाल के विषय में पहले ही हम प्रमुख जानकारियां दे चुके हैं। कुछ और जानकारियां ये हैं कि नेपाल में कुछ नदियां हैं जैसे कोसी, घाघरा, गंडक नदी, और नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी, जो कि उत्तर से दक्षिण बहती है, बाद में आके उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिल जाती है। एक और प्रमुख खबर है रूस से। इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, जो कि 2002 में बना था, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। उसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ उनकी जो वहाँ की कमिश्नर ऑफ चिल्ड्रन राइट्स हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने जारी किया है। उनका नाम है मारिया लोवा और बेलोवा। ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसमें अब तक कुल 123 देश हैं जो कंट्री इसमें शामिल हैं, और इसको जो रेटिफाइड किया है कुछ ही देशों ने किया है। सब कुछ लोगों ने सिर्फ इसको साइन करके छोड़ दिया है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन क्या है। तो जो जिन देशों ने इनको साइन किया है, सिर्फ उन्हीं देशों में इनका ज्यूरिडिक्शन शामिल होता है। और ये 4 तरह के केसेस को देखते हैं: वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जिनोसाइड या क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आरोप है कि वो यूक्रेन के कुछ बच्चों और महिलाओं को प्रताड़ित करके अनैतिक रूप से रूस में उन्हें बंद किए हुए हैं, यानी उन्हें को जेलों में डाल रखा है। इसलिए उनके खिलाफ ये नोटिस जारी कर रखा है। अब सवाल ये है कि क्या रसिया और यूक्रेन दोनों इस संधि के अंतर्गत आते हैं? तो दोनों भी नहीं आते, क्योंकि रूस 2016 में अलग हो चुका है और यूक्रेन ने सिर्फ इस संधि को साइन किया है, अब तक रेटिफाइड नहीं किया है। इसका हिस्सा अमेरिका भी नहीं है। इस घटना की वजह से ऐसा हो सकता है कि कभी व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट किया जाए? इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि जिन देशों में ये जो भी देश इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा हैं, अगर वो व्लादिमीर पुतिन वहाँ पर जाते हैं तो ही उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, अन्यथा वो दूसरे देशों में नहीं है। अब हम इस खबर को भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ लेते हैं। तो भारत इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए अगर व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं G20 की बैठक में लेने में, तो कानूनी रूप से किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। उनको गिरफ्तार करने का दबाव भारत पर नहीं बनाया जा सकता। अब हम अगली खबर की ओर पढ़ लेते हैं, जो कि अमेरिका से है। अमेरिका ने भारत के पक्ष को थोड़ा सा और मजबूत कर दिया है, और ये पक्ष है मैकमोहन लाइन के रूप में। ये जो मैकमोहन लाइन है भारत और चीन के बीच है। ये तिब्बत और अरुणाचल के बीच है। जो चीन का तिब्बत है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा उसके बीच है, अर्थात ये भूटान से शुरू होती है और म्यांमार तक जाती है। यूएस की संसद ने इसे अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री करार दे दिया है, जबकि चीन इस बात को नहीं मानता है, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा समझता है। अब हम पहले समझ लेते हैं वर्तमान में चीन की स्थिति क्या है। आज जो चीन है, जो बीजिंग है, 1949 तक वो रिपब्लिक ऑफ चाइना था। 1949 में चूंकि कम्युनिस्ट सरकार वहाँ पे आ गई और उन्होंने टेक ओवर कर लिया, तो जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था, वो जो आज वर्तमान में ताइवान है, उसके नाम पे आ गया। तो ताइवान है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो उस वक्त बीजिंग था, अब वो बदल के पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पे शासन हो गया। अब चूंकि शासन कम्युनिस्ट पार्टी का है, इसलिए जैसे ही उन्होंने शासन पे आए 1949 में, तो उन्होंने सभी प्रकार के जो भी उनसे पहले के लोगों ने एग्रीमेंट किए थे उन सबको खारिज कर दिया, और उन्होंने कहा कि इनमें से हम किसी को नहीं मानेंगे। तो हम पहले समझ लेते हैं कि ये मैकमोहन लाइन कब बनाई गई थी। तो मैकमोहन लाइन 1914 में बनी थी। उस वक्त के रिपब्लिक ऑफ चाइना, ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में ये तीनों के जो प्रतिनिधि थे वो इस
में शामिल थे, जिसमें ब्रिटेन की तरफ से, चूंकि भारत उस वक्त ब्रिटेन के अंडर में आता था, तो हेनरी मैकमोहन थे। तिब्बत जो था वो पेलजोर दोरजे सोद्रा, ये तिब्बत की ओर से थे, और रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ से इवॉन चेन थे। किंतु 27 अप्रैल 2014 को जब इसे साइन करना था, शिमला कन्वेंशन के अंतर्गत ये सब काम हुआ था, उस वक्त चीन के जो दूत थे, यानी चीन के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। और फिर ये फाइनली जो साइन हुई वो मैकमोहन यानी ब्रिटेन और जो दोरजे सत्रा साहब हैं तिब्बत, उनकी तरफ से इसे साइन किया गया। उसके बाद से चीन इसको लगातार मानने से इनकार कर रहा था। 1949 में कम्युनिस्ट सरकार के आने पर उनके पहले के सभी एग्रीमेंट करने का उन्होंने रद्द करने का आदेश दे दिया, और इसके बाद उन्होंने आगे 1962 में भारत पर आक्रमण भी किया। अब हम अपनी अगली खबर पे आते हैं, जो कि एफसीआई से है। एफसीआई का फुल फॉर्म फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत हुई थी, और दुनिया भर के 98 देश इससे किसी न किसी तरह से जुड़े हैं, जहाँ पे ये सहभागी हैं या पार्टनर हैं या उनका सहयोग करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि ये काम करता क्या है। तो किसानों के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन का अभियान चलाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी जो देश भर में लोगों को अनाज मिलता है मुफ्त रूप में, उसको वितरण करने में, उनका परिचालन करने में, अनाज पहुंचाने का मुख्य काम इसी का है। खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है, और भारत में महंगाई ना बढ़े यानी बफर स्टॉक, उसको भी संतोषजनक स्तर पर बनाए रखता है। अगली खबर है राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने का घोषणा किया है। पहले हम राजस्थान की वर्तमान स्थिति को समझते हैं। अभी राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और इसकी उपराजधानी बीकानेर को माना जाता है। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, और इसी साल 2023 में वहाँ चुनाव होने हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा, यानी 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल के मामले में प्रथम है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान की स्थापना राव सिंघा जी ने की थी। राजस्थान का जो राष्ट्रीय पशु है वो चिंकारा है और ऊँट है। उनमें से चिंकारा तो 1981 से ही है, ऊँट को बाद में ऐड किया गया, और ऊँट को डोमेस्टिक यानी राजकीय पालतू पशु भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का जो फूल है वह है रोहिड़ा, और यहाँ का राजकीय वृक्ष है खिजड़ी। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये स्विट्जरलैंड से है। तो क्रेडिट स्विस बैंक नाम से स्विट्जरलैंड में एक बहुत बड़ा बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। ये बैंक आज से ठीक 167 साल पुराना है, यानी 1856 में बना था। तो अमेरिका के एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने घोषणा की है कि ये बैंक भी बहुत जल्दी कोलैप्स करने वाला है। अब ये जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं, इनकी एक पुस्तक है, बुक रिच डैड और पुअर डैड, जो कि बड़ी फेमस बुक है। ये एक क्वेश्चन का विषय हो सकती है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई के विषय में हमने अपने पिछले वीडियो में पूरी बातें कवर कर ली हैं। सिर्फ ये समझ लेते हैं कि जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, यानी जिन्हें सीडी देशमुख के नाम से लोग जानते हैं, उनके नाम पे सीएसटी स्टेशन कर दिया गया है। एक और जो खबर है कि दुनिया भर के यूरोप के और अमेरिका के बड़े बड़े बैंक कोलैप्स कर रहे हैं, फिर भी भारत का बैंक पूरी तरह से अभी खड़े हुए हैं और पूरी तेजी से विकास को में सहभागी कर रहे हैं। उसके पीछे कुछ वजह हैं। वो ये है कि भारत में कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्हें आरबीआई ने बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट किया है, और ये एक सिस्टम है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स, डीसिप्स करके उसके अंतर्गत लिया गया है। अब इस बैंक में अब तक सिर्फ 3 ही बैंक हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। पहले हम समझ लेते हैं इन बैंक में खास बात क्या है। नॉर्मल सभी बैंकों को सीआरआर और एसएलआर दो तरह से कैश को रखना पड़ता है, 4% रिजर्व रेशियो में और 18.75% लिक्विड रेशियो में। लेकिन अब जो बैंक एडिशनल अमाउंट भी रखते हैं ताकि निश्चित समय में अगर कभी कोई वैसी स्थिति आती है, युद्ध की स्थिति या वो भयानक स्थिति में, तो उससे निपटने के लिए एडिशनल अमाउंट को भी रखा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर इन्हें 100 रुपये मिलता है तो ये पूरे 100 रुपये को लोन में नहीं बांटते हैं, उसका 4% पहले ही रख लेते हैं।
18.75% SLR के रूप में रख देते हैं और कुछ एडिशनल अमाउंट रखते हैं। इससे क्या होता है कि उनके कोलैप्स होने की स्थिति नहीं आती है। जबकि अमेरिकन या दूसरे यूरोपीय बैंकों में है, अगर उनके पास जितना भी पैसा होता है वो उसको पूरी तरह से लोन में बांट देते हैं, जो कि कभी कभी बाजार के अनुसार उनकी स्थिति अच्छी भी होती है और कभी कभी खराब होने की भी कंडीशन होती है। ये जो 3 बैंक हैं, हम जो जो डीएसबी के तहत हैं उनको समझ लेते हैं। एसबीआई है जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। आईसीआईसी बैंक है जो 5 जनवरी 1955 को, और एचडीएफसी बैंक है जो अगस्त 1994 को आया था। खास बात यह है कि ये तीनों के जो हेडक्वार्टर हैं वो मुंबई में है। अब हम अगली खबर की ओर पढ़ते हैं। अगली खबर है गुजरात से। वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य है पोरबंदर और जामनगर दोनों जिलों में स्थित है ये गुजरात के। यहाँ पे जो शेर हैं वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं, यानी कि कोई बीमारी की वजह है, इस वजह से चर्चा में आया है। चूँकि बात गुजरात की है तो हम गुजरात के विषय में पढ़ते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ 33 जिले हैं। विधानसभा सीटें 182 हैं। लोकसभा सीटें 26 हैं और ये क्षेत्रफल में 5वां है। वर्तमान में सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात का राजकीय पक्षी है फ्लेमिंग। राजकीय वृक्ष है बरगद। राजकीय फूल है गेंदा जो कि मैरीगोल्ड है और यहाँ का भोजन है थेपला। अब हम अगली खबर पे पढ़ते हैं। तो वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस ये 18 मार्च को मनाया गया था। पर्यावरण से प्लास्टिक को नुकसान होता है उसके विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस भी कहते हैं। इसको एक ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन नाम की संस्था मनाती है जो कि अक्टूबर 2018 से फॉर्मेशन हुई थी। अब हम अगली खबर को पढ़ लेते हैं, वो है केरल से। केरल में एक स्वयं सहायता समूह है यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स जिसका नाम है कुटुम्बश्री। ये केरल सरकार का राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन है द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन है और इसमें महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलते हैं। तो ये दुनिया में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनमें से एक है। अब चूंकि बात केरल की है तो हम केरल के विषय में पढ़ लेते हैं। इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ये राज्य के रूप में अस्तित्व 1 नवंबर 1956 को आया था। विधानसभा में 141 सीटें हैं। लोकसभा की 20 सीटें हैं और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। केरल में कुल 14 जिले हैं और इसका क्षेत्रफल है 38,863 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ की भाषा मलयालम है। अब हम अगली खबर पे आ जाते हैं। एक शब्द टर्मिनोलॉजी बहुत तेजी से वायरल है, पीएम मित्रा करके। इसका पूरा फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजल एंड अपैरल। इसमें टोटल 7 राज्यों को लिया गया है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये 5F पर काम करेगा। बेसिकली एक कपड़ा से संबंधित है। ये 5F क्या है? तो फॉर्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन और टू फॉरेन, यानी भारत के कपड़ों के बिजनेस को, उद्योग को बढ़ाने और उसे एक्सपोर्ट करने के विषय में ये संस्था आगे आई है। अगली खबर है, लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। लक्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट की एक कंपनी है, यानी आप समझ लीजिए पेन की कंपनी है। अगली खबर है, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स। ये एक पुस्तक है जो बिपिन रावत पर लिखी गई है और इस पुस्तक को लिखा है रचना विश्वास ने। बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे। उस वक्त थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे थे। दूसरे जो सीडीएस हैं वो इस वक्त अनिल चौहान हैं और वर्तमान सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे। अब हम अपनी अगली खबर की ओर आते हैं। अगली खबर है NIOT, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में स्थित है। नवंबर 1993 में बनी थी। स्वायत्त निकाय है, यानी गवर्नमेंट के अंडर पे नहीं है। समुद्र से ऊर्जा का दोहन कैसे करना है, किस प्रकार से एनर्जी हम सी से प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में रिसर्च करती है और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगली खबर है, वैश्विक आतंकवाद का सूचकांक जारी हो गया है 2023 का। अफगानिस्तान इसमें प्रथम आया है, पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है और भारत 13वें नंबर पर है। अगली खबर है, नरेंद्र मोदी सरकार ने 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान नाम से एक योजना चलाई थी जिसका फुल फॉर्म था उड़े देश का आम नागरिक। इसके बेसिक उद्देश्य थे क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना, हवाई यात्रा को सस्ता करना। अगली खबर है, भारत और बांग्लादेश दोनों की जो मैत्री पाइपलाइन है जिससे भारत डीजल निर्यात करेगा,
ये कुल 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जो 5 किलोमीटर का हिस्सा भारत में है, 125 किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश में है। इसकी लागत 346 करोड़ है, जो कि बन के तैयार हो गई है। उसी का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने किया। नुमालीगढ़ रिफाइनरी NRL ये आसाम में स्थित है। इसका जो सिलीगुड़ी विपणन टर्मिनल है, यानी पश्चिम बंगाल में जहाँ से वो बेचते हैं, वहाँ से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी BPC पर्वतीपुर डिपो तक इस लाइन को बिछाया गया है, यानी भारत में सिर्फ 5 किलोमीटर है। NRL की रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में है, सिलीगुड़ी, वहाँ से इसको बांग्लादेश के लिए जोड़ा गया है। अगली खबर है, रेल मंत्री ने 2030 तक भारतीय रेलवे को शून्य उत्सर्जक का लक्ष्य रखा है, यानी कार्बन का बिल्कुल भी उत्सर्जन नहीं करेगी रेलवे, ऐसा उन्होंने लक्ष्य रखा है। रेलवे भारत में 1853 में चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय में, मुंबई से थाड़े के बीच 35 किलोमीटर पर। वर्तमान में जो रेलवे बजट है वो करीब 2,40,000 करोड़ है और रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। धन्यवाद।